तो आज हम लोग जो है बीटीएससी जो कि बिहार वैकेंसी एएनएम जीएनएम का जो होने वाला है उससे रिलेटेड जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो है कर ठीक है। तो अगर आप भी जो है पूरा टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं, सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग क्लासेस पीडीएफ चाहते हैं, फिर से जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सब देना चाहते हैं, तो आप हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से जाकर राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं बैच ज्वाइन, या फिर आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे मैं नंबर लिख दे रही हूँ, आप लोग उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है श्वेतसार, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो बॉडी के पूर्ण विकास के लिए सहायक क्या होता है? तो बॉडी के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है बॉडी के पूर्ण विकास के लिए यूजफुल होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होता है श्वेतसार, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो प्रोटीन से प्राप्त होता है। प्रोटीन ही जो है शरीर का निर्माण भी करता है और सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन भी जो है प्रोटीन से प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का मुख्य स्रोत है, फैट का जो है मेन सोर्स क्या है? पालक साग, अनाज व दाल, घी, तेल, मक्खन, उपयुक्त सभी। तो ये तो सब लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा कि घी और तेल और मक्खन से ही जो है फैट जो है मेन सोर्स जो कहाँ से मिलेगा? तो घी, तेल, मक्खन से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग, रतौंधी, अनीमिया, इनमें सभी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है, जल में कौन से विटामिन जो होते हैं वो घुलनशील हैं? बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ए एंड डी एंड सी, इनमें से कोई नहीं। तो जल में इनमें से कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी एंड सी। बी एंड सी के अलावा जो बाकी सारे विटामिन है वो घुलनशील नहीं है, बस सिर्फ बी और सी ही विटामिन जो हैं जल में घुलनशील है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चर्बी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन बी और B12, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन सी, विटामिन B1 और B12, यही दो विटामिन जो हैं सिर्फ घुलनशील होते हैं, बाकी कोई विटामिन जो है घुलनशील नहीं होता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, ये तो लगभग सब लोगों को पता होगा कि विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? तो विटामिन डी का मेन सोर्स सूर्य की रोशनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेरी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, आयरन की कमी से, B1 की कमी से, कोई नहीं। तो बेरी रोग जो होता है वो किस चीज़ की कमी से होता है? तो विटामिन बी, बेरी रोग जो है B1 की कमी से होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, और गॉइटर आयोडीन की कमी से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा स्कर्वी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नपुंसकता एवं बांझपन का प्रबल कारण है, विटामिन ए की कमी, विटामिन ई की कमी, विटामिन के की कमी, इनमें से सभी। तो जो नपुंसकता एवं बांझपन का जो मेन कारण होता है वो होता है विटामिन ई का कमी। विटामिन ए के कैप्सूल्स भी आते हैं जिन्हें मतलब ब्यूटी बढ़ाने में भी यूज़ किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त के थक्का जमाव में सहायक होता है, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, कोई नहीं। तो जो रक्त का जमाव में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के जो है रक्त का जमाव में हेल्प करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम, क्योंकि आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा किसी की हड्डी टूटती है तो उसको कैल्शियम की गोली वोली देते हैं, फिर से उन्हें कैल्शियम वाली चीज़ें खाने के लिए कहते हैं। तो हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो कैल्शियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन्स के निर्माण करती है, विटामिन के,
आयोडीन, विटामिन ई, इनमें से सभी। तो हार्मोन्स के निर्माण कौन करता है? तो हार्मोन्स के निर्माण करती है आयोडीन। आयोडीन जो है वो क्या करती है? तो हार्मोन्स का निर्माण करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित रखता है संतुलित भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, श्वेतसार वसा युक्त भोजन, कैलोरी युक्त भोजन। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसको नियंत्रित कौन रखता है? तो एक संतुलित भोजन। एक संतुलित भोजन जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित रखता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है? तो ये तो लगभग पता होगा थायराइड किसकी कमी से होगा। तो आयोडीन की कमी से जो है हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः मनुष्य को प्रतिदिन कैलोरी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः जो भी जनरली जो है मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है? 2000 से 2500 कैलोरी, 2700 से 3000, 3000 से 3300 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो प्रतिदिन जो है एक मनुष्य को कितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो 3000 से 3300 कैलोरीज तक की प्रतिदिन उनको नीड होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण से होने वाले रोग का नाम है। बच्चों में जो कुपोषण होता है उसका होने वाला मतलब क्या नाम है? ठीक है। अनीमिया, मरस्मोस, क्वाशियोरकर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में कुपोषण से होने वाले रोग का नाम है जो है वो कौन सा है? तो मरस्मोस। मरस्मोस जो है बच्चों में कुपोषण से होने वाले रोग का नाम है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन रोकने के लिए पिलाना चाहिए पोलियो ड्रॉप, ORS घोल, विटामिन ए घोल, इनमें सभी। तो बच्चों में जो कुपोषण से उत्पन्न होता है अंधापन उसको रोकने के लिए क्या पिलाना चाहिए? तो विटामिन ए घोल। विटामिन ए घोल जो है वो कुपोषण से अंधापन रोकने में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माह तक बच्चों का उत्तम आहार होता है। ये भी मतलब जनरल क्वेश्चन है कि 6 माह तक बच्चों का उत्तम आहार क्या होता है? तो मदर का मिल्क, स्तनपान जो है। उसके अलावा क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 6 माह तक बच्चे को जो है स्तनपान करवाएं, उसके अलावा उसके पानी भी नहीं देना होता है क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे मतलब विटामिन मिनरल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को मतलब क्या बोलते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के प्रथम दूध को कहते हैं फेनोस, पीला दूध, कोलेस्ट्रम, इनमें सभी। तो माँ का जो सबसे प्रथम दूध होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। माँ के प्रथम दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। और जो बच्चा जो फर्स्ट जो है पॉटी करता है उसे जो है निकोनियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे निकोनियम कहते हैं। ठीक है, ये एम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को तौलने वाली मशीन को कहा जाता है तराजू, वेइंग मशीन, स्ट्रिंग तुला, इनमें से सभी। तो बच्चों को जो तौलने वाली मशीन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वेइंग मशीन कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोजाना प्रति किलोग्राम वजन बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरी की आवश्यकता होती है 80 कैलोरी, 120 कैलोरी, 200 कैलोरी, 100 कैलोरी। तो रोजाना जो है बॉडी वेट के हिसाब से कितने प्रति किलो वजन के हिसाब से कैलोरी की ज़रूरत होती है? तो 120 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ एवं बच्चों के कुपोषण से बचने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम है। तो जो माँ और बच्चे के कुपोषण से बचने के लिए जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ANP, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है टिश्यू, सेल्स, पेशी कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवन आधार है। कोशिका का जीवन आधार क्या होता है? तो कोशिका का जीवन आधार न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को जो है सेल का कंट्रोलर और डायरेक्टर भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में टोटल हड्डियां जो है वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारा 306, 206, 256, 210। तो मानव शरीर में जो टोटल हड्डियां होती है वो कितनी होती है?
206 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोटल वर्टिब्रा की संख्या होती है, टोटल जो वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं? 38, 36, 33, 40। तो टोटल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? तो टोटल वर्टिब्रा की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पसलियों के हड्डियों की संख्या होती है 20, 24, 32, 40। तो पसलियों के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों के हड्डी की संख्या 24 होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधियों में जोड़ होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो जो संधियों में जो जोड़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। संधियों में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया और काला आजार रोगी में बढ़ जाता है। जब मलेरिया और काला आजार होता है तो रोगी में क्या बढ़ जाता है? लीवर, स्प्लीन, स्टमक, इनमें सभी। तो मलेरिया और काला आजार वाले रोगियों में जो है स्प्लीन का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेसारी दाल सेवन से होने वाले रोग को कहते हैं लैथेरिज्म, क्रेटिनिज्म, ड्रॉपसी, इनमें से कोई नहीं। अगर जो है खेसारी दाल जो है उसका सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पर ज़्यादा करते हैं तो आपको कौन सा रोग होगा? तो वो है लैथेरिज्म, जो है ज़्यादा सेवन करने से हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा के बाह्य तह को कहते हैं, जो स्किन का जो आउटर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? डर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो त्वचा का आउटर लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर है, फिर से ये मिडिल है और ये इनर लेयर है। ठीक है, ये स्किन का लेयर्स हैं। स्किन का 3 लेयर्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? तो उसे हम एटलस कहते हैं। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? तो एटलस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइनसिस में होने वाले संक्रमण को कहा जाता है एंट्रम साइनस, साइनोसाइटिस, साइनसिस, इनमें से कोई नहीं। जो साइनेसिस में जो संक्रमण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। जो संक्रमण होता है साइनेसिस में उसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथों की अंगुलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो हाथ होता है उसमें टोटल कितनी हड्डी होती है? ऑप्शंस है हमारा 28, 14, 17, 7, 10। तो हाथ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 14 होती हैं। ठीक है, हाथ की अंगुलियों में टोटल कितनी हड्डी है? तो 14। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का क्या नाम है? जो यूरिन से रिलेटेड जो रोग होता है वृद्धावस्था में उसका क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड का, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका क्या नाम है? तो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना। ठीक है, वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है जिसके कारण बार बार मूत्र होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र एक सामान्य प्रक्रिया है, बीमारी है, कमजोरी से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या है? वो तो एक जनरल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को अधिक लौह युक्त आहार की ज़रूरत होती है क्योंकि अधिक काम करती हैं, स्तनपान कराती हैं, प्रत्येक माह मासिक रक्त स्राव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं को अधिक लौह युक्त आहार की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो प्रत्येक माह मासिक रक्त स्राव होता है जिसके कारण उन्हें लौह युक्त आहार की ज़रूरत पड़ती है ताकि रक्त स्राव जो है होता रहे अच्छे से, मतलब होए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नंगे पैर शौचालय जाने से रोग की संभावना अधिक होती है। नंगे पाँव अगर आप शौचालय जाते हैं तो कौन से रोग की संभावना अधिक होती है? राउंड वर्म, हुक वर्म, फीता वर्म, इनमें से कोई नहीं। तो नंगे पैर शौचालय जाने से कौन से रोग की संभावना अधिक होती है? तो हुक वर्म की संभावना जो है अधिक होती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को सोना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कितने घंटे सोना चाहिए? 6 से 8 घंटा, 10 से 12 घंटा, 12 से 14 घंटा, 14 से 16 घंटा। तो गर्भवती महिलाओं को जो है कितना नींद लेना चाहिए? तो 6 से 8 घंटा की नींद जो है गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोग को जो भी PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।